तारास बुलबा असत्तार ताहिर पेश का दारुमाना शाहिद। चैप्टर 16 आंद्री का कत्ल। कज़ाकों ने पोलिस्तानियों का कदम उखाड़ दिए थे। तारास बुलबा ने देखा कि पोलिस्तानियों के हवास उड़ते जा रहे हैं और उनके कदम उखड़ रहे हैं। हर कज़ाक भी ये समझने लगा कि अब इनकी फतह यकीनी हो गई है। तारास बुलबा का सीना फख्र और मसरत से फूल रहा था, लेकिन इसी लम्हे एक अजीब वाक़या हुआ। महसूर पोलिस्तानी शहर के फाटक खुले। एक रेजिमेंट जो घुड़सवार फौज की थी बाहर निकली। इस रेजिमेंट का हर पोलिस्तानी सूरमा एक एक चमकते रंग के घोड़े पर सवार था। घोड़ों के कद छोटे थे, लेकिन वो बर्क रफ्तार थे। सबसे आगे आगे एक सूरमा सबसे ज्यादा जरी और सबसे ज्यादा हसीन घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा था। इसके सर पर पीतल का खूत था और इसकी नीचे इसकी स्याह जुल्फें लहरा रही थी। इसके बाजू पर एक कीमती और खूबसूरत रुमाल लहरा रहा था। इस रुमाल पर किसी हसीन तरीन नाजनीन ने अपने हाथों से कशीदा कारी की थी। तारास बुलबा ने इसे देखा तो इसे गोया सख्ता हो गया। ये आंद्री था, इसका अपना बेटा, जो दुश्मन की फौज की सरबराही कर रहा था। ये आंद्री था जिसने जंगी नक्शा मुरतब किया था। वही कज़ाकों से निमट सकता था, क्योंकि वो इनकी सब चालों से वाकिफ था, क्योंकि वो खुद कज़ाक था। मैदान जंग में पोलिस्तानी फौज को पूरी तरह नहीं झोंका गया था। आंद्री के मशवरे पर नाजुक और खतरनाक लम्हों में कज़ाकों का मुकाबला करने के लिए घुड़सवार रेजिमेंट रोक ली गई थी, जिसका एक एक सिपाही सूरमा था और वो खुद इनका सरदार था। जब पोलिस्तानी सिपह सलार मारा गया तो आंद्री ने अंदाजा लगा लिया कि अब मैदान जंग में दाद शुजात देने का लम्हा आ गया है, और जो सबसे हसीन थी, जिसके लिए इसने अपने बाप, अपने वतन और अपने कज़ाकों से गद्दारी की थी, इससे वो आखिरी बार मिलने के लिए आया। वो आंसू बहा रही थी। अब मैदान कारजार में जाने का लम्हा आ गया है। वो ज़ारों कतार आंसू बहाने लगी। वो दिल में अपने महबूब की जिंदगी और फतेह के लिए दुआएं मांग रही थी, जिसने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना हर रिश्ता तोड़ लिया था। आंसुओं से छलकती आंखों और दिल से उठने वाली दुआओं के साथ इसने अपने महबूब के बाजू पर वो कीमती और खूबसूरत रुमाल बांधा जिस पर इसने खुद कशीदाकारी की थी। और इस लम्हे जब पोलिस्तानियों के कदम उखड़ने लगे थे और कज़ाकों को अपनी फतह यकीनी दिखाई दे रही थी, आंद्री अपनी बहादुर घुड़सवार रेजिमेंट के साथ मैदान कारजार में दाखिल हुआ। और इसके बाप तारास बुलबा पर इसकी झलक देखते ही सख्ता तारी हो गया। आंद्री जंग की तंदी में खोया हुआ था और अपने आप को अपने बाजू पर बंधे हुए कीमती रुमाल की निशानी का मुस्तहिक साबित करने के लिए बेकरार था। वो फातेह बनकर लौटना चाहता था, क्योंकि फतेह की सूरत में ही वो अपनी महबूबा से शादी कर सकता था। आंद्री अपने रेजिमेंट के हर सूरमा से ज्यादा बेकरार था और बहादुर भी। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, सबसे बेनियाज, सबसे लापरवाह, दाएं बाएं वार करता, कज़ाकों को गिराता, अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ रहा था। और फिर तारास बुलबा का सख्ता टूट गया। ये मंजर इसके लिए नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त था कि इसका बेटा, इसका कज़ाक बेटा, अपने कज़ाक साथियों और भाइयों को कत्ल कर रहा था। तारास बुलबा चीखा। ये चीख इसके दिल से निकली थी। तू अपने ही साथियों को कत्ल कर रहा है, शैतान के बच्चे। आंद्री कुछ देख रहा था, ना सुन रहा था। इसे कुछ मालूम नहीं था कि इसके सामने इसके अपने पुराने दोस्त और साथी हैं। तारास बुलबा अपने फर्ज से गाफिल नहीं रह सकता था। इसका पूरा वजूद तड़प रहा था। इसने अपने कुछ आजमूदा और जरी कज़ाक बुलाए और इन्हें हुक्म दिया, मेरे बच्चों, जरा इसको फांस कर मेरे लिए जंगल में तो ले आओ। इसका हुक्म सुनते ही पलक झपकते में 30 इंतहाई तेज रफ्तार बहादुर कज़ाक इसके हुक्म की तामील के लिए लपके। उन्होंने अपनी टोपियां मजबूती से अपने सरों पर जमा ली और पोलिस्तानियों का रास्ता काटने के लिए आगे बढ़े। कज़ाक सूरमाओं ने पोलिस्तानी सवारों पर हमला करके इनके दरमियान शगाफ डाल दिया। कज़ाकों को अपने सिपा सालार तारास बुलबा का हुक्म याद था। एक कज़ाक सालार ने आंद्री को पीठ पर पूरी तेजी और ताकत से तलवार का चपटा हिस्सा दे मारा और इसके साथ ही इसके इशारे पर सब कज़ाक सवार तेजी से घोड़ों को भगा ले गए। ये इनकी चाल थी जो कामयाब रही। चोट खाकर आंद्री इस कदर गरमा गया कि इसकी एक एक रग में इसका जवान खून गर्दिश करने लगा। वो इस कज़ाक को माफ नहीं कर सकता था जिसने इस पर वार किया था।
आंद्री अपनी तेज महमीज घोड़े की पसलियों में गाड़ कर इंतहाई तेज रफ्तारी से कज़ाकों के ताकुब में रवाना हो गया। इसने एक बार भी पीछे मुड़ कर न देखा कि इसके साथ कितने कम पोलिस्तानी सवार रह गए हैं। कज़ाक अपने सिपह सलार तारास बल्बा के हुक्म की तामील में बर्क रफ्तारी से जंगल की तरफ भाग रहे थे। आंद्री इनके ताकुब में अपने घोड़े पर बैठा झुक गया। आंद्री ने इस कज़ाक को आ ही लिया जिसने इसकी पीठ पर तलवार का चपटा हिस्सा मारा था कि एक बहुत ताकतवर हाथ अचानक नमूदार हुआ, जिसने इसके भागते हुए घोड़े की लगाम इतनी ताकत से पकड़ी कि घोड़ा गिरते गिरते बचा। आंद्री तेजी से घूमा। इसके सामने तारास बुल्बा खड़ा था, इसका अपना बाप। आंद्री का वजूद लरज गया, इसका चेहरा यकदम सफेद पड़ गया, जितना कोई स्कूल का लड़का अपने किसी हम जमात से थप्पड़ खाकर तैश में बदला चुकाने के लिए उसका ताकुब करता है और ताकुब में अपने उस्ताद से अचानक टकरा कर अपनी पूरी कुव्वत से अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करता है। इसी तरह आंद्री का सारा तैश और गुस्सा रफू चक्कर हो गया। अब इसे अपने बाप के सिवा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। तारास बुल्बा ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर देखा। आंद्री के लिए इन आंखों की ताब लाना मुमकिन न था। इसने निगाहें झुका ली। तारास बुल्बा ने ठंडे लहजे में पूछा, हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आंद्री की नजरें जमीन पर गड़ गईं। कहो बेटे, पोलिस्तानियों ने तुम्हारी मदद की? तारास बुल्बा पूछ रहा था। उन्होंने तुम्हें मेरे हाथ से बचा लिया? आंद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। तारास बुल्बा बोलता जा रहा था, गद्दारी, अपने मजहब से गद्दारी, अपने साथियों से गद्दारी। बोलो, कुछ तो कहो। आंद्री नजरें झुकाए खामोश खड़ा रहा। तारास बुल्बा ने हुक्म दिया, अच्छा, तो पहले अपने घोड़े से नीचे उतर जाओ। एक ताबे फरमा बरदार बेटे की तरह आंद्री घोड़े से उतर गया। वो मुर्दों जैसी हालत में तारास बुल्बा अपने बाप के सामने खड़ा था और फिर तारास बुल्बा ने बड़े वक़ार से कहा, सुनो, हाँ सुनो, हरकत मत करना। मैंने ही तुम्हें पैदा किया और मैं ही तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तारास बुल्बा चंद कदम पीछे हटा। इसने अपने कंधों से अपनी बंदूक उतार ली। आंद्री धुली हुई सफेद चादर की तरह सफेद चेहरा लिए खड़ा था। वो अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता था। वो बुत की तरह खड़ा रहा और फिर आंद्री ने आहिस्ता से अपने होंठ हिलाकर एक नाम लिया। ये इसके वतन का नाम नहीं था, ये इसकी माँ का नाम नहीं था, ये इसके भाई रोस्ताब का नाम नहीं था, ये बाप का नाम नहीं था जो सामने खड़ा था, ये इसके किसी दोस्त, भाई, बंदों में से किसी का नाम नहीं था। ये नाम इस पोलिस्तानी हसीना का था जिसके लिए वह सब कुछ छोड़ चुका था। सिर्फ इसकी मोहब्बत के लिए अब वो कत्ल होने वाला था। तारास बुल्बा ने गोली चला दी। गोली चलाते वक्त इसका हाथ कांपा, ना दिल डोला। गेहूं की बाली की तरह जो दरांती से कट जाए, छोटे से भेड़ के बच्चे की मानिंद जो अपने सीने पर जानलेवा फौलाद की धार महसूस करे। इसने अपना सर ढलकाया और एक लफ्ज मुंह से निकाले बगैर घास पर गिर गया। आंद्री अपने अंजाम को पहुंचा। तारास बुल्बा इसे देख रहा था। जब इसने इस पर गोली चलाई तो वो उसका बेटा नहीं था, बल्कि इसके वतन, इसकी कौम, इसके मजहब का गद्दार था। और जिसे अब वो घास पर मुर्दा देख रहा था वो इसका बेटा था, इसका आंद्री, वो जो अपने गद्दार और अपने बेटे का कातिल था। वो देर तक वहां खड़ा रहा, इसके बेजान जिस्म को तकता रहा। इसने दिल में कहा, मेरा बेटा मौत के बाद भी कितना हसीन है। आंद्री का वो चेहरा जो अभी जरा ही देर पहले तक अपने अंदर जिंदगी की ताकत रखता था, जिसमें इतनी कशिश और जाज़बियत थी कि हर खूबसूरत दोशीज़ा को अपना गुरवैदा कर सकता था, अब मरकर भी हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत था। इसके स्याह क्रेब जैसे बाल और अबरू उसके चेहरे के नकूश की जर्दी को और भी उजागर कर रहे थे। तारास बुल्बा खुद से बातें करने लगा। ये कितना अच्छा, कितना उम्दा और कितना जबरदस्त कज़ाक बन सकता था। बुलंद कामत, स्याह अबरू, चेहरे पर रईसाना शान, जंग के वक्त बाजुओं में जोर और ताकत। और देखो, ये खत्म हो गया। एक जलील कुत्ते की तरह बेइज्जती की मौत मर गया। इस लम्हे रोस्ताब वहां पहुंचा। बाबा, बाबा, ये तुमने क्या किया?
تم نے آندری کو قتل کر دیا، خود اپنی بندوق سے۔ تاراس بلبا نے سر ہلا کر جواب دیا، نہیں۔ روستاپ غور سے اپنے بھائی کی مردہ آنکھوں کے اندر جھانکنے لگا۔ کتنے خواب ہوں گے ان آنکھوں میں جو مر گئے ہیں۔ اپنے بھائی کے لیے اس کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔ پھر اچانک اسے خیال نے جھنجھوڑ دیا اور وہ بولا، بابا آؤ، اسے اچھی طرح دفن کر دیں تاکہ کوئی دشمن اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کر سکے اور مردار خور جانور اس کی بوٹیاں نہ نوچ سکیں۔ تاراس بلبا نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، وہ لوگ ہماری مدد کے بغیر ہی اسے دفن کر دیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے سوگوار ہوں گے، اس کی موت پر بین کریں گے۔ ایک قزاق دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ افسوس سپہ سالار، پولستانیوں کی طاقت زیادہ ہو گئی ہے، ان کی مدد کے لیے تازہ دم فوجیں آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ تاراس بلبا کوئی جواب دیتا، ایک اور تیز رفتار قزاق سوار اس کے پاس آ کر رکا۔ سردار، دشمن کے لیے تازہ کک پہنچ گئی ہے۔ اور تاراس بلبا نے دیکھا ایک قزاق سپاہی پیدل دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ پاس پہنچا تو ہانپتے ہوئے کہنے لگا، بابا تم یہاں ہو؟ وہاں سب قزاق سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے 2 کرنل مارے گئے ہیں۔ قزاق اب بھی مضبوطی اور بے جگری سے ڈٹے ہوئے ہیں، جب تک تمہیں نہ دیکھ لیں گے نہیں مریں گے۔ ان کی آخری آرزو یہ ہے کہ موت کی گھڑی میں تم ان کے قریب رہو تاکہ وہ تمہیں آخری گھڑی دیکھ لیں۔ تاراس بلبا اپنے بیٹے کی لاش بھول گیا۔ چیپٹر 17 کمند اور زخم۔ تاراس بلبا نے اپنے بیٹے روستاپ کی طرف دیکھا اور حکم دیا، روستاپ فوراً گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے سرپٹ بھاگنے لگے۔ وہ اپنے پیچھے اپنے بیٹے کی بے گور و کفن لاش وہیں گھاس پر چھوڑ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگل سے نکل سکتے، پولستانی دشمن فوج نے جنگل کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ برچھوں، بھالوں اور بندوقوں سے مسلح پولستانی سوار ہر جگہ اور درختوں کے درمیان نمودار ہونے لگے۔ تاراس بلبا چلایا، روستاپ، روستاپ، ہمت نہ ہارنا۔ اور پھر تاراس بلبا نے اپنی تلوار نکالی اور چاروں طرف وار کرنے شروع کر دیے۔ 6 پولستانی ایک ساتھ روستاپ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ایک منحوس گھڑی کا انتخاب کیا تھا۔ اس کا سر اڑتا ہوا دور جا گرا، دوسرا گر کر کلا بازی کھا گیا۔ برچھے کی تیز نوک تیسرے پولستانیوں کی پسلیوں کے آر پار ہو گئی۔ چوتھا پولستانی جو زیادہ دلیر تھا، جھکائی دے کر گولی کی زد سے نکل گیا۔ آتشیں گولی اس کے گھوڑے کے سینے میں لگی۔ گھوڑا پاگل ہو کر پیچھے ہٹا اور زمین پر اس طرح جا گرا کہ اپنے سوار کو اپنے نیچے کچل دیا۔ اپنے بیٹے روستاپ کو یوں مردانہ وار لڑتے اور دشمنوں کو ہلاک کرتے دیکھ کر تاراس بلبا داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت خوب بیٹے، شاباش، یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، میں بھی تمہارے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ تاراس بلبا پولستانی حملہ آور پر جوابی حملے کر کے انہیں برابر پیچھے ہٹا رہا تھا۔ اس پورے عرصے میں اس نے اپنے بیٹے روستاپ سے نظریں نہیں ہٹائیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ یکدم 8 پولستانی سپاہیوں نے اس کے بیٹے روستاپ کو گھیر لیا ہے۔ تاراس بلبا چیخا، روستاپ میرے بیٹے، ہمت مت ہارنا۔ روستاپ کو گھیرے میں لے کر مغلوب کیا جا چکا تھا۔ اس کی گردن کے گرد ایک کمند پھینکی گئی۔ وہ ان کے قابو میں آ گیا تو روستاپ کی مشقیں کسنے لگے اور اب وہ اسے لیے جا رہے تھے۔ تاراس بلبا دکھ سے چلایا، روستاپ، روستاپ۔ پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، اس کے قریب پہنچنے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے اپنے سامنے آنے والے ہر سپاہی کا قتل کرتے، اس کا کیما کرتے چلا جا رہا تھا۔ روستاپ، روستاپ۔ ایک کے بعد ایک پولستانی اس کے سامنے آتا رہا، پھر اسے بھی گھیرے میں لے لیا گیا۔ تاراس بلبا دیوانہ وار چلانے لگا اور پھر تاراس بلبا پر کسی چیز کا ہاتھ پڑا جو بھاری پتھر کی طرح تھا۔ تاراس بلبا کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے سروں، برچھوں، دھوئیں اور آگ کی چنگاریوں کا ایک گڈمڈ ڈھیر گوند گیا۔ اس کے بعد درختوں کی شاخوں کا سایہ اس کے سامنے آیا اور غائب ہو گیا۔ تاراس بلبا ایک کٹ کر گرتے ہوئے شاہ بلوٹ کے درخت کی طرح دھم سے زمین پر آ رہا، اور اس کی آنکھوں پر
गहरा धुंधला का छा गया।